दोस्तों, अगर आप भी NISM सीरीज 6 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो रिसेंटली पूछे गए सवाल हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन अ डिपॉजिटरी अकाउंट। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं, जब भी आप कोई सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें जो है कोई मिनिमम बैलेंस रहता है, जैसे 10,000 रुपये। तो ऐसे में अगर आप डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या उसमें भी कोई मिनिमम बैलेंस होता है सिक्योरिटीज़ का? कम से कम अगर आपके पास 1 स्टॉक हो या 10 स्टॉक हो तो ही आप इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू या फॉल्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों फॉल्स, कि अगर आप चाहें तो अपनी डिपॉजिटरी अकाउंट को जीरो बैलेंस में भी रख सकते हैं। हो सकता है कि उसमें आपने कोई भी स्टॉक्स नहीं रखे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए, तो भी आपका जो है अकाउंट चालू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फिजिकल सिक्योरिटीज आर डिस्ट्रॉयड एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इज गिवन इन डीमैट अकाउंट। बी, फिजिकल सिक्योरिटीज आर स्टोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इज डन। सी, बोथ आर ट्रू। डी, बोथ आर फॉल्स। दोस्तों, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने बहुत साल पहले बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था और क्योंकि उस समय मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं था तो मेरे को जो कंपनी है उन्होंने अपने पास से जो है फ़िज़िकल कॉपीज़ सेंड की थी। अब मेरे पास ये जो फ़िज़िकल कॉपीज़ हैं ये साल भर साल मेरी अलमारी में पड़ी पड़ी जो हैं ख़राब हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको डीमेटेरियलाइज़ कर दूँ और अपने जो डीमैट अकाउंट में इसको क्रेडिट करा दूँ। तो ऐसे जब डीमेटेरियलाइज़ कराता हूँ तो ये जो फिज़िकल सिक्योरिटीज़ के साथ जो है डीपी क्या करती है, ये सवाल है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर वो है कि फिज़िकल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसका इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट है उसे जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स विच कैन बी ओपन बाय एन इन्वेस्टर इज। आप कितने डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं? ऑप्शन है 1, बी अनलिमिटेड, सी 10, डी 10 विद आर। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि अनलिमिटेड अकाउंट खोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपको जितने अकाउंट खोलने हैं उतने अकाउंट खोलिए। नेक्स्ट, टू डीमेटेरियलाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वन हैज़ टू ओपन एन अकाउंट विथ। आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको डीमेटेरियलाइज करूं, तो आप कहाँ जाके अपना अकाउंट खुलवाएंगे? ऑप्शन है ए RBI, बी NSDL, सी एनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डी इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप किसी के पास भी जाके जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द मिनिमम साइज टू बी सब्सक्राइब्ड और ट्रांसैक्टेड बाय इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी सिस्टम इज ₹1,00,000। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पेपर है या डॉक्यूमेंट है जिसमें मिनिमम ट्रांसैक्शन की वैल्यू ₹1,00,000 होनी चाहिए? ए कमर्शियल पेपर, बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसका जो मिनिमम ट्रांसैक्शन वैल्यू होता है वो ₹1,00,000 होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द DP शुड डिस्क्लोज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, EPM क्लाइंट्स, देयर नेचर, स्टेटस एंड मैनर ऑफ रिड्रेस वंस इन अ। दोस्तों, जिस तरह से हम जब भी किसी होटल में जाते हैं उससे पहले हम उसका रिव्यू चेक करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप जो है पोर्टल में जाएं और देखें कि उनके अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट्स ओपन हैं, कि उनके क्लाइंट्स ने किस तरह की कंप्लेंट्स दी है और उसको किस तरह से इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने रिड्रेस किया है। तो ये जो जानकारी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट खुद डिस्क्लोज़ करता है वेबसाइट पे। तो ये पूछा गया है कि ये कितने इंटरवल में इन्हें डिस्क्लोज़ करना रहता है। ऑप्शन है ए क्वार्टरली बेसिस, बी मंथली बेसिस, सी हाफ ईयरली बेसिस, डी डेली बेसिस। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंथली बेसिस में इन्हें ये डिस्क्लोजर करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज पर PMLA एक्ट, द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द DP इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट एवरी। PMLA एक्ट आप सभी जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट जो है एक एक्ट निकला है जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि ये जो भी डिपॉजिटरी है वहाँ पे किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती है। और इसी के अंतर्गत जो होता है एक कंप्लायंस ऑफिसर रखा रहता है एक DP में, जो कि हर कुछ इंटरवल में एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करता है। तो ये पूछा गया है ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट कितने इंटरवल में जारी किया जाता है?
ऑप्शन है ए 2 मंथ्स, बी 1 मंथ, सी 6 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ्स। हर 6 मंथ्स के अंदर ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है कंप्लायंस ऑफिसर जारी करता है। इससे कम ड्यूरेशन में भी जारी कर सकता है, बट ये जो है मिनिमम रिक्वायर्ड इंटरवल है जिसके अंदर जो है इन्हें करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डिपॉजिटरी कंपनी मस्ट हैव अ नेट वर्थ ऑफ। अगर मान लेते हैं मैं और मेरे दोस्त मिलके एक डिपॉजिटरी कंपनी चालू करना चाहें तो हमारे पास नेटवर्थ कितना होना चाहिए कि मैं इसे चालू कर सकूं। ऑप्शन है ए 1000 करोड़, बी 100 करोड़, सी 100 लाख, डी 10 करोड़। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 करोड़। मिनिमम नेटवर्थ अगर 100 करोड़ का होगा तो ही मैं इस डिपॉजिटरी कंपनी को चालू कर पाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 700 लाइक्स का टारगेट रखा है, इसलिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको NISM सीरीज 6 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। सारे चैप्टर्स को मैंने सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ एक और प्लेलिस्ट तैयार किया है जहाँ पे जितने भी रिसेंटली पूछे गए सवाल हैं मैं उसमें कवर करता हूँ। इसलिए आप दोनों ही प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेबल एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर ओपनिंग अ BO अकाउंट। इनमें से कौन से प्रूफ को जो है आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है ए पासपोर्ट, बी राशन कार्ड, सी टेलीफोन बिल, डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है लोग एड्रेस प्रूफ की तरह यूज़ करते हैं, उसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं माना जा सकता। वहीं पर राशन कार्ड और पासपोर्ट में जो पासपोर्ट होता है वो थोड़ा और ऑफिशियल होता है, इसलिए पासपोर्ट को जो है आप एक्सेप्टेबल प्रूफ मानेंगे। नेक्स्ट, सब्सिडियरी जनरल लेजर SGL अकाउंट इज़ ओपन टू मेंटेन। लोग SGL अकाउंट किस लिए ओपन करते हैं, उसमें क्या रखते हैं। ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बी all scripts that are available for dematerialization, C government securities, D all of the above। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। SGL अकाउंट में लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट नॉमिनेट। नॉमिनेशन आप जानते हैं, अगर आप नॉमिनेशन का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो नहीं समझते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो चैप्टर्स के वीडियोस हैं उसमें नॉमिनेशन वाले चैप्टर पे जाएं और वहाँ पे आपको पूरा नॉमिनेशन का प्रोसीजर पता चल जाएगा। इसका बेसिकली मतलब ये होता है इन केस अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो किसको दिया जाए, उसके लिए आप जो है नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकता, वो नॉमिनेट ही नहीं कर सकता किसी और को। ऑप्शन है ए नॉन इंडिविजुअल्स, बी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सी होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, डी ऑल ऑफ द अबाव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आफ्टर डिपॉजिटरी रिसीव्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग एज अ DP, इट इवेल्युएट्स एंड फॉरवर्ड्स द एप्लीकेशन टू सेबी विद इन। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं मैं अपने आप को एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं जो है डिपॉजिटरी को जो है अपना एप्लीकेशन देता हूं। अब ये जो एप्लीकेशन है वो सेबी को फॉरवर्ड होनी चाहिए। सवाल ये पूछा गया है कि सेबी को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जो एप्लीकेशन है वो डिपॉजिटरी कितने दिनों के अंदर अंदर सबमिट करता है। ए 30 डेज़, बी 15 डेज़, सी 45 डेज़, डी 90 डेज़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट करता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रीफिक्स ऑन ISIN इज। ISIN का मतलब होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों जिस तरह से हमारे जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं उन सबका अपना अपना यूनिक नंबर रहता है, ठीक उसी तरह से जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका भी यूनिक नंबर होता है और उस नंबर को हम ISIN कहते हैं। हमारे भारत में जितनी भी सिक्योरिटीज़ रजिस्टर्ड होती हैं उन सब का जो शुरुआती 2 अक्षर है वो IN होता है। तो ये जो होता है वो हमारे देश के जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उस ISIN का प्रीफिक्स है। यहाँ पे सवाल पूछा गया है प्रीफिक्स ऑन ISIN इज़, कि प्रीफिक्स जो होता है ISIN वो क्या दिखाता है। ए चेक नंबर, बी कोड ऑफ इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स, सी अ कंट्री कोड, डी कोड ऑफ द स्टेट वेयर द कंपनी हैज़ ए रजिस्टर्ड ऑफिस। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया इंडिया का जो है ISIN का प्रीफिक्स IN है, तो जो कि हमारा जो कंट्री कोड है वो दिखाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट,
फॉर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट एन इन्वेस्टर हैज़ टू अप्रोच। मान लेते हैं कि मैं एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो मैं किसके पास अप्रोच कर सकता हूं। अब आप याद करेंगे कि इसी तरह का एक सवाल पहले भी पूछा गया था, बट यहाँ देखें आप कि यहाँ पे ऑप्शंस बदल चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग हो, और इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली जो है देखें, बट साथ ही साथ जो है पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन को भी समझें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको जो सवाल हैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके भी पूछा जाए तो भी आप आसानी से जवाब दे पाएँ। आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है ए स्टॉक एक्सचेंज, बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सी स्टॉक ब्रोकर हु इज अ डीपी, डी बोथ 2 and 3। तो दोस्तों जब भी इस तरह के सवाल आप देखें, यहाँ पे ऑप्शंस में कहीं पे बोथ 2 and 3 या ऑल ऑफ द अबव हो, तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जो हैं उसमें रुके नहीं तो जो भी आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है आप उसी को टिक करके जो है आगे बढ़ जाएं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है बोथ 2 and 3, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में लिखा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके पास जाके भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास भी जा सकते हैं जो कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो इसमें बोथ 2 and 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्रिएशन ऑफ प्लेज एंड हाइपोथिकेशन अगेंस्ट सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड इन डीमैट अकाउंट इज परमिटेड अंडर। कि हमारे पास मान लेते हैं कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स हैं, और हम चाहते हैं कि हमें कहीं से लोन मिल जाए उस सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट। तो इस तरह की परमिशन हमें कहाँ से मिली? ए आरबीआई एक्ट, बी सेबी एक्ट, सी डिपॉजिटरीज एक्ट, डी SCRA 1956। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिपॉजिटरीज एक्ट। कि डिपॉजिटरीज एक्ट में ये बताया गया है कि हम अगर चाहें तो हमारे सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो है पैसा ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी व्यक्ति से अगर चाहें तो। नेक्स्ट, एन इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन सेपरेट अकाउंट्स फॉर फ्री शेयर्स एंड लॉक इन शेयर्स। अब ये सवाल पूछा गया है कि कई बार जब हम लोग किसी भी व्यक्ति से जो है प्लेजिंग के थ्रू पैसे लेते हैं तो हमारे जो शेयर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो पूछा गया है कि क्या हमें जो लॉक वाले शेयर्स हैं उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या फिर हमारे ये जो भी शेयर्स जो फ्री हैं, जो किसी को भी हम बेच या खरीद सकते हैं, और जो लॉक्ड हैं उनको जो है हम एक ही अकाउंट में रख सकते हैं। ऑप्शन है ए येस, बी नो, सी ओनली इफ ही इज एन NRI, डी ओनली इफ ही इज एन बैंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नो। जिस तरह से आप जानते हैं जब भी आप किसी IPO के लिए अपने पैसे डालते हैं तो आपका जो पैसा है वो टेम्प्रेरी बेसिस में आपके मेन अकाउंट में से अलग से रख दिया जाता है असबा अकाउंट में, बट रहता वो आप ही का अकाउंट है, उसके लिए आपको अलग से सेविंग बैंक अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। ठीक उसी तरह से जब भी आपके जो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ में प्लेजिंग होती है तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स मान लेते हैं 50 हैं, जिसमें अगर आप 20 शेयर्स के अगेंस्ट जो है लोन लेते हैं तो ये जो 20 जो शेयर्स हैं वो तो लॉक्ड स्टेटस में चले जाते हैं, बट बाकी के जो 30 शेयर्स हैं वो फ्री स्टेटस में रहते हैं, और इन दोनों को ही आप जो है एक ही अकाउंट में मेंटेन कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से जो है डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हु डीमेटेरियलाइजेशंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कौन डीमेटेरियलाइज कर सकता है? ऑप्शन है ए द अपॉइंटेड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, बी डिपॉजिटरीज लाइक NSDL एंड CDSL, सी कार्वी कंसल्टेंट्स, डी NSE। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिपॉजिटरीज। जो NSDL और CDSL है इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से हक है कि वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज करके इक्वलेंट अमाउंट जो है उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर सकें। नेक्स्ट, द DP shall maintain copies of pledge request forms, unpledged request forms and invocation request forms for a minimum period of। आप सोचें कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास दिन भर में कितनी सारी एप्लीकेशन आती होगी। कोई प्लेजिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई अनप्लेजिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई इन्वोक कर रहा है किसी के प्लेज को। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कितने टाइम तक मेंटेन करना रहेगा? ऑप्शन है ए 1 year, बी 3 years, सी 5 years, डी 8 years। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 years तक जो है इन्हें मेंटेन करना रहता है ये सारी कॉपीज़ को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ट्रांसमिशन इज़ यूज इन केस ऑफ। दोस्तों पहले हम लोग ट्रांसमिशन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी अकाउंट होल्डर के पास कई सारे शेयर्स हैं और उनकी अचानक से डेथ हो जाती है, और मान लेते हैं उन्होंने किसी को भी नॉमिनी नहीं रखा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो सारे शेयर्स रख लेगा, या सेबी या RBI उन शेयर्स को रख लेगी?
तो दोस्तों ऐसे केस में जो है ट्रांसमिशन होता है, यानी कि अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसने अगर किसी को नॉमिनी नहीं रखा है तो ट्रांसमिशन ये कहता है कि उस व्यक्ति का जो भी लीगल हायर है उसको जो है ये सारे शेयर्स जो हैं दे दिए जाएं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ए डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर, बी सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज बाय होल्डर, सी शिफ्टिंग अकाउंट फ्रॉम वन डीपी टू अदर, डी फॉर प्लेजिंग सिक्योरिटीज विद बैंक फॉर लोन। तो दोस्तों ट्रांसमिशन कब यूज़ करते हैं? इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन अकाउंट होल्डर। तो दोस्तों सवाल ये पूछा गया है कि स्कोर सिस्टम ऑफ सेबी डज नॉट डील विद एनी कंप्लेंट विच फॉल अंडर द परव्यू ऑफ अदर रेगुलेटरी बॉडीज, दैट इज IRDA, PFRDA एक्सेट्रा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्कोर सिस्टम को समझना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास कोई इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड और आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो सेबी ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसे हम लोग स्कोर्स कहते हैं, जहाँ जाके आप जो है अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी होती है वो IRDA होती है और पेंशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी जो है वो PFRDA होती है। तो सवाल में ये कहा गया है कि अगर आपको इंश्योरेंस और पेंशन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो जो है आप स्कोर्स में इसे रजिस्टर नहीं कर सकते। तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। इसका कारण ये है IRDA और PFRDA अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और इनके पास अपना खुद का जो है सिस्टम है जहाँ पे जाके आप जो है कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। तो आपको स्कोर सिस्टम में जाके कंप्लेंट रेज करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड GSECs कैन बी डेल्ट विद थ्रू अ सिंगल डीमैट अकाउंट। मान लेते हैं मेरे पास एक ही डीमैट अकाउंट है और मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में भी करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं एक ही अकाउंट से कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। क्वेश्चन है, ओनली अ गार्डियन कैन ओपन अ डिपॉजिटरी अकाउंट फॉर माइनर। मान लेते हैं कोई माइनर है और उसको भी थोड़ा है मन कि वो डीमैट अकाउंट चालू करे, तो ऐसे में क्या वो खुद से ओपन कर सकता है या उसको गार्डियन के पास जाना पड़ेगा ओपन करने के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उनका जो गार्डियन है वो उनके नाम पे जो है अकाउंट ओपन कर सकता है। दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लगातार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप जो है अपना कंप्लीट अटेंशन मुझे इसमें दीजिएगा। सवाल है, इन केस ऑफ प्लेज कॉर्पोरेट बेनिफिट्स आर मार्क्ड अस। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास HDFC के 20 शेयर्स थे। अब मेरे पास जो है पैसों की कमी थी और मैं चाहता था कि मैं बैंक से लोन ले लूँ, तो इसलिए मैंने जो है अपने 20 शेयर्स जो HDFC के हैं उसे प्लेज करा दिया और उसके अगेंस्ट जो है मुझे लोन मिल गया। अब इस इंसिडेंट को 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद जो है HDFC के शेयर ने कॉर्पोरेट बेनिफिट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसके पास 20 शेयर्स थे अब उसके पास 40 शेयर्स हो जाएंगे या फिर उसको जो है 20 एक्स्ट्रा शेयर्स जो है मिल जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप समझिएगा ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स जो मुझे 20 मिले हैं वो शेयर्स तो हैं नहीं जो मैंने प्लेज कराए थे। मैंने तो जो है इनिशियली खाली जो है 20 शेयर्स ही प्लेज कराए थे और उस पर जो है मुझे बेनिफिट दिया है ये शेयर ने। तो इस बेनिफिट में मिले हुए जो शेयर्स हैं जिसको हम लोग कॉर्पोरेट बेनिफिट कह सकते हैं उसका क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है ए प्लेज बैलेंसेस इन द अकाउंट ऑफ द प्लेजर, कि उन्होंने कहा कि ये जो भी एक्स्ट्रा आपको शेयर्स मिले हैं इसे जो है आप अपने ही अकाउंट में रखिए जो कि मैं प्लेजर हूँ, बट ये जो है प्लेज बैलेंसेस में होंगे, यानी कि ये लॉक्ड होंगे, इसको जो है मैं किसी और को जो है बेच नहीं सकता जब तक कि मैं अपना लोन नहीं चुका देता। बी फ्री बैलेंसेस इन द अकाउंट ऑफ द प्लेजर, यानी कि मेरे अकाउंट में रहेंगे और ये क्योंकि जो है मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, बेनिफिट के रूप में मिला है, तो ये जो है फ्री शेयर्स है, मैं चाहे तो किसी और को बेच भी सकता हूँ या इनकैश करा सकता हूँ। सी प्लेज बैलेंसेस इन द अकाउंट ऑफ द प्लेजी, यानी कि ये जो है ये बैंक के अकाउंट में रहेंगे बट प्लेज स्टेटस में रहेंगे और वो जो है किसी और को ये बेच नहीं सकते। डी फ्री बैलेंसेस इन द अकाउंट ऑफ द प्लेजी, यानी कि ये जो है बैंक के अकाउंट में रहेंगे और ये फ्री बैलेंस के रूप में रहेंगे, वो चाहें तो कब चाहें उसे बेच भी सकते हैं क्योंकि उन्हें जो है ये प्लेज स्टेटस में रखे हुए शेयर्स पे मिला हुआ एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो जो है किसी को भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लेज बैलेंसेस इन द अकाउंट ऑफ द प्लेजर, कि जो प्लेजर है उन्हीं के अकाउंट में रहेगा बट प्लेज या फिर लॉक्ड स्टेटस में रहेगा जब तक कि वो लोन को रीपे नहीं कर लेते। आइए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ। POA होल्डर हैज़ द सोल अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। POA का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। आगे सवाल में बोला गया है
अकाउंट होल्डर हु हैज़ गिवन POA कैन नॉट ऑपरेट द डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों कई जो NRI सिटीजन्स होते हैं या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो खुद से जो है अकाउंट को हैंडल नहीं करते हैं, वो किसी और को जो है अथॉरिटी दे देते हैं, जैसे हम लोग पावर ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो होता है वो इस अकाउंट को पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा होता है। तो अगर इस तरह से हमने किसी को POA दे रखा है तो क्या हम खुद जो है उस अकाउंट को कभी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे? ऑप्शन है A ट्रू, B फॉल्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। ये मान सकता हूँ कि अगर कोई NRI सिटीज़न है, वो देश से बाहर है, तो उस समय जो है कोई और ऑपरेट कर रहा है, मगर अगर वो खुद मौजूद है और अगर वो ऑपरेट करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट बॉडीज इशू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप सवाल को अच्छे से देखिएगा कि जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बॉन्ड्स जब इशू करती हैं तो किस तरह के इशू करती हैं? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर। वहीं पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकती हैं या फिर ट्रेजरी बिल इशू कर सकती हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स फॉर्म द पार्ट ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है कुछ शेयर्स हैं जिसको मैं डीमेटेरियलाइज करना चाहता हूँ, उसके लिए जो है मैं DRF का फॉर्म फिल करता हूँ। तो इनमें से कौन से सवाल हैं जो कि DRF फॉर्म में मेरे से पूछे जाएंगे? ऑप्शन है A ISIN, B मार्केट टाइप, C CMBP ID, D सेटलमेंट नंबर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ISIN। ISIN डेफिनेटली पूछा जाएगा कि जो भी शेयर्स हैं जिसको मैं डीमेटेरियलाइज करना चाहता हूँ उसका ISIN नंबर तो बताइए सबसे पहले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमिनेशन इज फॉल्स। कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है नॉमिनेशन के रिलेटेड जो कि पूरी तरह से गलत है? ऑप्शन है A बेनिफिशियल अकाउंट होल्डर कैन नॉट चेंज द नॉमिनी, B individual beneficial account holder can nominate, C joint holders can nominate, D only individuals can nominate। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ये है कि बेनिफिशियल अकाउंट होल्डर कैन नॉट चेंज द नॉमिनी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। डेफिनेटली जो भी बेनिफिशियल अकाउंट होल्डर होता है वो जो है नॉमिनी को चेंज कर सकता है। मान लेते हैं कि आपने जब डीमैट अकाउंट शुरुआत में खुलवाया तो आप चाहते थे कि एक व्यक्ति को नॉमिनी रखना, और बाद में आपका मन बदल गया कि नहीं यार ये तो निकम्मा है, मैं किसी और को नॉमिनी रखता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी डिपॉजिटरी शुड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटीज डीमेटेरियलाइज एंड रीमेटेरियलाइज फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स एज पर PAMLA। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ जो हैं ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, तो कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि इसको जो है कंट्रोल किया जा सके। तो हर डिपॉजिटरी को जो है सिक्योरिटीज़ के मटेरियलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है PMLA एक्ट के थ्रू। तो ये कितने टाइम तक इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना रहेगा? ऑप्शन है A 5 years, B 10 years, C 15 years, D 20 years। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 years। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। टू जॉइन अ DP इन NSDL सिस्टम द मिनिमम नेटवर्थ इज। मान लेते हैं मैं एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना चाहता हूँ NSDL के साथ, तो मेरा मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? ऑप्शन है A 1 करोड़, B 2 करोड़, C 3 करोड़, D 10 करोड़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C 3 करोड़। दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, इस वीडियो के लिए मैंने 700 लाइक्स का टारगेट रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो इनिशिएटिव है इससे आपको मदद मिल रही है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।